नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। प्रोस्टेट की बीमारी में, जिसमें कि प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है, प्रोस्टेट में अगर एनलार्जमेंट होता है जिसको बीपीएच कहते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है, और प्रोस्टेटाइटिस में क्या दिक्कत आती है, और इन तीनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे हम इन तीनों के बारे में अनुमान लगाते हैं कि इसमें ये प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है, इसमें बीपीएच की प्रॉब्लम है, या इसमें प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम है। क्या प्रोस्टेट कैंसर और बीपीएच एक जैसे तरीके से प्रेजेंट करता है, या इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, और क्या टेस्ट होते हैं, और हम कैसे प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये सितंबर का महीना जो है प्रोस्टेट अवेयरनेस मंथ की तरह हम मनाते हैं, और इसलिए लोगों को जागरूक करा जाता है प्रोस्टेट डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है। प्रोस्टेट है बेसिकली यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हमारा पेशाब का मसाना है, और यहाँ पे ये हमारा यूरिन का पैसेज है। तो यूरिन के पैसेज और पेशाब के मसाने के बीच में जो एक ग्रंथि होती है, जो कि एक तरह से वॉलनट साइज़ की है, तो वो इसको हम प्रोस्टेट जो है एनलार्जमेंट हो जाता है। तो यही ग्रंथि जो है थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे अब आप देख रहे हैं तो ये ग्रंथि बढ़ रही है, और ये जो येलो कलर करके इन्होंने दिखाया है, तो इसमें यूरिन जो है रुकना शुरू हो जाता है पेशाब की थैली में। जब ये ग्रंथि और ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये ऐसा रूप ले लेती है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट अगर हो गया तो ये ग्रंथि जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और इसकी वजह से जो है हमारा यूरिन जो है, जो ये येलो कलर का, जो पीले कलर का दिख रहा है इसमें, ये इसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये लास्ट स्टेज है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की, और इस तरह से पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोस्टेट का जो है एग्जैक्ट साइज़ क्या होता है, तो प्रोस्टेट जो है नॉर्मली ये अगर हम देखें तो ये 20 ग्राम का प्रोस्टेट होता है। फिर ये जब ग्रेड 1 एनलार्जमेंट है तो 30 ग्राम का हो गया। उसके बाद 50 ग्राम से ऊपर के प्रोस्टेट जो है ग्रेड 2 ग्रेड 3 एनलार्जमेंट में आते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर में यही प्रोस्टेट जब होता है, इसमें बीच में गांठें बन जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड गांठें होती हैं, तो उसको हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है जब हम आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपकी जांच करता है। एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, और उसके ज़रिए ये जांच करी जाती है कि ये प्रोस्टेट जो है बिनाइंग प्रोस्टेट है या ये प्रोस्टेट कैंसर है, जिसको कि डीआरई भी कहते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। एक पेशेंट्स जो है, यंग पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, और उसमें किसी ने रिपोर्ट कर दिया जाता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। तो 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादातर प्रोस्टेट एनलार्ज नहीं होता, रादर प्रोस्टेट के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होने के कारण प्रोस्टेट में सूजन हो जाती है, प्रोस्टेटाइटिस हो जाती है, और उसके कारण उस प्रोस्टेट स्वेलिंग होती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नहीं होता। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है वो 45 या 50 साल की उम्र के बाद पाया जाता है। इसी में जो ये तो प्रोस्टेटाइटिस में प्रोस्टेट सूजन होती है, और बीपीएच में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है। अगर यही प्रोस्टेट एनलार्जमेंट प्रोस्टेट कैंसर की वजह से होता है तो इसको कैंसर प्रोस्टेट कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स के बारे में हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, इसमें आप जाके देख सकते हैं। ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो यूरिन के रुकने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाया है कि जब यूरिन रुकने लगता है तो एक तो हम यूरिन बार बार जाने लगते हैं। रात में आपने देखा होगा कि जो वृद्ध लोग हैं वो 3 से 4 बार लगातार, या कुछ लोग जो हैं बाथरूम में ही पूरा समय काट देते हैं रात में। कुछ लोगों का बिस्तर गीला होने लगता है। कुछ लोग जो हैं वो यूरिन के लिए अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो यूरिन निकलने लगता है, और यूरिन में कभी कभी खून आ सकता है। इसके अलावा यूरिन में आपको दर्द हो सकता है, पेशाब की नलकी में दर्द हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट जो बीपीएच है, जो बिनाइंग प्रोस्टेट है, वो दोनों एक ही तरह से प्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर केसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो पेशेंट ये कहते हैं ज़्यादातर हमारे पास आके, वो कंप्लेंट करते हैं कि सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर हमें प्रोस्टेट कैंसर क्यों हो गया। तो प्रोस्टेट कैंसर में जो लक्षण होते हैं वो सिमिलर रहते हैं। अगर ये ग्रंथि से बाहर चला जाता है, ज़्यादातर ये हड्डियों में जाता है पहले, तो आपको हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कूल्हे में की हड्डी में दर्द, या कोई अचानक से फ्रैक्चर हो जाना, एक छोटी सी चोट लगी और आपको फ्रैक्चर हो जाना, तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा जो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक तो हमने जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है उसके ज़रिए डिफरेंशिएट करते हैं, और एक हम जो है पीएसए का टेस्ट करते हैं। पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा है तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ये वैल्यू प्रोस्टेट इन्फेक्शन या प्रोस्टेटाइटिस में ही बढ़ती है,
और इसीलिए दिखाना बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन की वजह से PSA बढ़ रहा है या फिर ये प्रोस्टेट कैंसर की वजह से बढ़ रहा है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में हमें लगता है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम है, PSA बढ़ रहा है, तो उसमें हम एक आगे जो टेस्ट कराते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई ऑफ द प्रोस्टेट। इसमें प्रोस्टेट की स्कोरिंग होती है और उस स्कोरिंग के आधार पर अगर उसमें लगता है कि कैंसर होने के चांसेस हैं तो ऐसे पेशेंट में प्रोस्टेट की बायोप्सी करी जाती है। बायोप्सी को लेकर भी लोगों के मन में बहुत संदेह है। उनको लगता है, उनको कोई ना कोई यार दोस्त बता देते हैं कि भाई कैंसर को छेड़ना नहीं चाहिए वरना वो फैल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। प्रोस्टेट की जो बायोप्सी होती है ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, क्योंकि बायोप्सी ही गोल्ड स्टैंडर्ड है। बायोप्सी के बेसिस पर ही हम कह सकते हैं कि भाई कैंसर है कि नहीं है। तो एमआरआई जो है वो सजेस्टिव होता है, वो श्योरिटी नहीं होती। तो जो श्योरिटी है 100% श्योर कि भाई कैंसर है या नहीं है, वो बायोप्सी के बेसिस पे होता है। बायोप्सी कराने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोस्टेट कैंसर में, वो होता है ये देखना है कि ये कैंसर कहीं शरीर में कहीं और तो नहीं फैल गया। तो ऐसे केसेस में हम PSA में पेट स्कैन कराते हैं। और ये भी मैंने देखा कि आजकल बहुत सारे फिजिशियंस भी PSA में पेट स्कैन लिख रहे हैं। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी PSA में पेट स्कैन लिख देते हैं और पेशेंट करा लेते हैं सोचने के लिए कि अगर हमने एक स्कैन करा लिया तो ये कैंसर जो है पकड़ लेगा। तो ऐसा नहीं है, ये आप अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं। PSA में पेट स्कैन कराने की इंडिकेशन होती है। इंडिकेशन यही है कि कैंसर प्रोस्टेट बायोप्सी में प्रूवन हो गया है। अब हमें ये देखना है कि ये हमारी हड्डियों में या कहीं शरीर में कहीं और तो नहीं फैल गया, क्योंकि PSA में पेट स्कैन से क्या होता है, PSA में स्टैंड्स फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन। तो ये एक एंटीजन एंटीबॉडी टैग हो जाती है और कहीं पे भी अगर शरीर में सर से लेके पाँव तक अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन है, कहीं पे भी अगर सर से लेके पाँव तक कहीं पे भी कैंसर के सेल्स गए हुए हैं तो वो उसमें लाइट अप हो जाते हैं। इसलिए PSA में पेट स्कैन कराना पड़ता है देखने के लिए कि स्टेज ऑफ द डिजीज़ क्या है। तो लोकलाइज स्टेजिंग के लिए MRI करते हैं और जनरलाइज स्टेजिंग के लिए कि शरीर में कहीं और तो नहीं है, उसके लिए PSA में पेट स्कैन करा जाता है। इसके अलावा अगर आपको कैंसर की थेरेपी चल रही है प्रोस्टेट की, तो उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए भी कभी कभी PSA में पेट स्कैन करा जाता है। जहाँ पर लगता है कि PSA में पेट स्कैन क्योंकि कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है और अगर हमें लगता है कि सिर्फ हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा है पेशेंट को, तो बोन स्कैन भी करा जाता है। वो भी हमें एक रीजनेबल जो है वो क्लियरेंस दे देता है कि भाई ये प्रोस्टेट कैंसर जो है बोन्स में तो नहीं गया हुआ। प्रोस्टेट कैंसर होने में घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर जो है दो तरीके के होते हैं, एक तो लो और एक एग्रेसिव। तो एक हाईली एग्रेसिव ट्यूमर होते हैं और एक मॉडरेट तरह के स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होते हैं। और अधिकतर प्रोस्टेट कैंसर जो है वो स्लो ग्रोइंग होता है। और इसीलिए जो है मैं ज़्यादातर पेशेंट्स को कहता हूँ कि इट मे बी अ फेज इन योर लाइफ व्हेन यू हैव दिस, और उसके बाद आप जो है इवन क्योर भी हो जाता है। अर्ली स्टेजेस में प्रोस्टेट के अंदर अगर हम प्रोस्टेट सर्जरी करते हैं तो उससे क्योर हो जाता है। रेडियोथेरेपी भी करी जाती है। जिन पेशेंट्स को सर्जरी से लगता है कि नहीं दिक्कत ज़्यादा है तो उसमें रेडियोथेरेपी करी जाती है। जिन पेशेंट्स में हमें लगता है कि कुछ भी नहीं करना है और जो प्रोस्टेट अगर बाहर चला गया है या फिर सर्जरी के लायक पेशेंट नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं। और हार्मोनल थेरेपी से जो है इंजेक्शंस के ज़रिए या सर्जिकल कैस्ट्रेशन के ज़रिए इस में बीमारी का रोकथाम हो जाता है और पेशेंट जो हैं वो कई सालों तक ठीक रहते हैं। हम उनको फॉलोअप करते हैं PSA के ज़रिए। तो ये ज़रूरी है कि जो हमने अभी तक बात करी इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको PSA टेस्ट ज़रूर करना है। PSA टेस्ट जो है वो आपके ब्लड से टेस्ट लिया जाता है और इसमें फ्री और टोटल की वैल्यू देखी जाती है कि फ्री और टोटल का क्या रेशो है। और इसमें हमने PSA के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है और आप ऊपर दिए हुए लिंक में जाके उसको और विस्तार से देख सकते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो जितने भी मेल पर्सन हैं, जो भी पुरुष हैं, उनको 50 साल के बाद ईयरली PSA कराना बहुत ज़रूरी है। इससे एक अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब अगर हम देखें तो दिल्ली NCR में ये 6ठे नंबर पे आ गया है। पहले ये इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे स्क्रीनिंग बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज़्यादा यूरोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं, तो ये डिज़ीज़ जो है जल्दी पकड़ में आ रही है। इसकी अर्ली स्टेज में जो पहले स्टेज 3 या 4 में पकड़ में आती थी, अब स्टेज 1 और 2 में पकड़ में आ जाती है, क्योंकि आप जल्दी देख के, और थ्रू यूट्यूब भी मैंने देखा कि इसके माध्यम से बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो लाभान्वित होते हैं और वो हमारा वीडियो देख के या किसी और का वीडियो देख के भी वो यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं और उससे
जल्दी से जल्दी इलाज करा पाते हैं। तो बीपीएच के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम बीपीएच को ट्रीट करते हैं, क्या उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या किस तरह के वीडियोस चाहते हैं आगे। और मैं अगर जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ।